नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। कुंभ से आती तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं, दिल को कचोटने वाली हैं और एक ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने दिल बाहर निकाल कर रख दिया हो। आँखों से आँसू थम नहीं रहे हैं क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं, वो किसी का भी दिल पसीजने के लिए काफ़ी हैं। मीडिया झूठ फैलाता रहा और लगातार बदइंतज़ामी जो वहाँ पर थी, उसका झूठ जो है वो उसको छुपाता रहा, जो बदइंतज़ामी वहाँ थी उसका सच छुपाता रहा और लगातार ये दिखाता रहा कि वहाँ देखिए योगी सरकार ने जो अब तक नहीं हुआ, उस तरह के इंतज़ाम वहाँ पर किए हैं। वहाँ पर करोड़ों लोग लगातार इकट्ठा होते रहे। मौनी अमावस्या के दिन ये बताया जा रहा था कि वहाँ पर शुभ मुहूर्त और इस वजह से वहाँ पर करोड़ लोगों की भीड़ थी और जिस तरह का हमने वहाँ पर भगदड़ देखी और भगदड़ के बाद जिस तरह की तस्वीरें कुंभ से सामने आई हैं, वो दिल दहला देने के लिए काफ़ी हैं। अभी भी मौत का आंकड़ा लगातार छिपाया जा रहा है। जो अधिकारी जिनके ऊपर इस पूरे के पूरे कुंभ आयोजन की जिम्मेदारी है, वो लगातार सच को छिपाते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि वहां इस तरह की कोई भगदड़ भी मची थी। आप ये मौत के आंकड़े को छोड़ ही दीजिए। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 38 लोगों की जान चली गई है और ना जाने दर्जनों लोग अब तक इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इस सब के बीच आप ये देखिए, लगातार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब हालात बिल्कुल सामान्य हैं और जो सनातन को मानने वाले लोग हैं वो देखिए अब कुछ ही घंटों में वहां माहौल सामान्य उन्होंने कर लिया है और अब वो वहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वीवीआईपी कल्चर, जहां पर एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि लगातार वीवीआईपी कल्चर के जरिए जिस तरह से गाड़ियां वहां घाट तक पहुंचती हैं और वहां पर पूरे इंतजाम किए जाते हैं, तस्वीरें मीडिया में, सोशल मीडिया पर दिखाई जाती हैं और ढिंढोरा पीटा जाता है कि देखिए कुंभ में कितना शानदार इंतजाम किया गया है। और वहीं जो आम लोग हैं, जो 20-20, 25-25 किलोमीटर जिन्हें पैदल चलना पड़ रहा है, जो जिनके लिए कोई सुविधा वहां पर नहीं है, जिस सुविधा का डंका पीटा जा रहा है, आज वो देखिए उसकी पोल पूरी तरीके से खुल गई है। जहां अब एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो ढिंढोरा पीट रहे थे, नरेंद्र मोदी जो ढिंढोरा पीट रहे थे, उसकी पोल खुल गई है। अधिकारी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि भगदड़ वहां पर मची है, तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि फिर नरेंद्र मोदी आखिर किनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में चुनाव के जरिए वो आज नरेंद्र मोदी ने इसकी एक बार फिर से शुरुआत की, रैली की और रैली में उन्होंने श्रद्धालुओं को जो जिनकी मौतें हुई हैं, जो श्रद्धालु थे उनको श्रद्धांजलि उन्होंने दी है और वहीं अधिकारियों को आप देखिए ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वहां कोई भगदड़ भी मची थी। सच को छिपाया जा रहा है, सच को ढाका जा रहा है, लेकिन सच खुल कर सामने आ रहा है। लगातार वो परिजन जिन्होंने अपनों को खोया है या जिनके अपने अभी तक उनसे मिल नहीं पाए हैं, वो रो रो कर बिलक बिलक कर अपनी व्यथा को बता रहे हैं लगातार अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स या फिर मीडिया के जरिए। मीडिया का एक धड़ा अभी भी ये दिखाने में लगातार लगा हुआ है कि सब कुछ सामान्य हो गया है। उनसे ये पूछा जाए कि कहां से लाते हैं झूठ बोलने का ये कलेजा कि जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, क्या उनके लिए ये चीजें सामान्य हो जाएंगी? जो वहां पर श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए आए थे, जो वहां पर ये देखकर आए थे कि इंतजाम बहुत चाक चौबंद है, सब कुछ वहां बहुत अच्छा किया गया है, वहां पंडाल लगाए गए हैं, लोगों के लिए हर तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है, ऐसा आपसे पहले कभी नहीं हुआ, इस तरह के दावे और ढिंढोरे पीटे जा रहे थे, वो सब देखकर वो लोग वहां पर पहुंचे और आप देखिए कि किस तरह से इसकी पोल खुली है। एक अफवाह फैली, अफवाह के जरिए भगदड़ मची और उस भगदड़ में न जाने कितने लोगों की जान चली गई है। ये आंकड़ा 38 का, ये भी एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी के हवाले से है। आप ये सोचिए, ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ये आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है, इस अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो लोग घायल हैं, जो अस्पताल में हैं, कुछ गंभीर रूप से हैं, कुछ किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, इस तरह की तमाम खबरें देखने के लिए मिल रही हैं। अब इसको लेकर सरकार को विपक्ष ने घेरा है। जहां अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की है, तो वहां महामंडलेश्वर की बात करूं मैं, प्रेमानंद पुरी, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर यह कहा कि हम कहते रहे कि यहाँ पर सेना लगाई
चाहिए, लेकिन हमारी बातों को नहीं सुना गया और अब आप ये देखिए कि जो कुछ हुआ है वो हमारे सामने है। लेकिन अभी भी लगातार सच को छिपाया जा रहा है और झूठ अभी भी परोसने की कोशिश की जा रही है, ताकि जिस तरह की बदइंतजामी के जरिए जो बदनामी हो रही है उस पर पर्दा डाला जा सके। क्योंकि आपको ये पता है, इस सरकार को अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है तो वो चुनाव जीतने और हारने से। अभी दिल्ली में फिलहाल चुनाव है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को छोड़कर दिल्ली में लगातार यहां पर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उन्होंने ये कहा है कि कुंभ वहां पर चल रहा था, वहां का इंतजाम निजाम देखते यूपी को छोड़कर दिल्ली में आकर यहां पर कटोगे बटोगे के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। वहीं इसी बदइंतजामी को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और लगातार अब खबरें अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यमों से आ रही हैं जो कलई खोल रही हैं कि कुंभ में क्या कुछ हो रहा था और क्या दिखाया जा रहा था। दिल्ली की बात करते हैं क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और ये बताया गया है कि 5 तारीख को जिस दिन वोटिंग होगी दिल्ली में, उस दिन नरेंद्र मोदी श्रद्धा की डुबकी संगम में लगाएंगे। आप ये समझिए कि किस तरह से इस पूरे के पूरे कुंभ के इस मेले को, आयोजन को, जो जहां पर लोगों की श्रद्धा है, लोग करोड़ों लोग जो हैं पूरे देश भर से वहां पर पहुंचते हैं, उसको चुनाव में किस तरह से भुनाया जाए, इसमें कतई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और इसकी बानगी आपको देखने के लिए मिलेगी जो जिस तरह की खबरें हैं कि 5 तारीख को नरेंद्र मोदी जिस दिन वोटिंग है दिल्ली में वहां पर पहुंचेंगे। इस सबके बीच जो दिल्ली का चुनाव है उसमें प्रचार जोर शोर से देखने के लिए मिल रहा है। राहुल गांधी ने कल 2 सभाएं की और वहीं नई दिल्ली सीट पर भी उन्होंने प्रचार किया और आज भी उनकी सभा है। वहीं नरेंद्र मोदी ने भी आज सभा की है, अमित शाह ने भी कल सभा की थी, रोड शो किया था और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इनके अंदर खाने कोई सेटिंग हुई है और ये सेटिंग इस तरह की है कि जहां आप न जीत पाए वहां कांग्रेस जीत जाए, ताकि बाद में दोनों मिलकर सरकार बना ले। तो वहीं आप देखिए कि केजरीवाल राहुल गांधी के जरिए किए गए वार से इतने विचलित हो गए कि वो ये कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस और बीजेपी ये आपस में मिले हुए हैं, इनकी मिली भगत है। जो जबान राहुल गांधी बोल रहे हैं वो बीजेपी भी बोल रही है, बीजेपी की जबान राहुल गांधी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा एक पोस्टर जो रिलीज किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को ईमानदार बताया था और बाकी सबको बेईमान बताया था, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उसके बाद राहुल गांधी की तस्वीर थी। इससे पहले जब राहुल गांधी ने रैली की थी, जो पहली उनकी रैली थी, वहां पर उस तरह से उन्होंने केजरीवाल पर सीधे तौर पर वार करने से थोड़े बचते हुए वो नजर आए थे। लेकिन अब जबकि केजरीवाल किसी तरह की कोई पर्देदारी नहीं कर रहे हैं और लगातार वो कांग्रेस पर राहुल गांधी को सीधे तौर पर वो बेईमान बता रहे हैं, तो अब राहुल गांधी भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। शीश महल से लेकर शराब घोटाला, हर किसी चीज को लेकर अब राहुल गांधी ने सवाल पूछा है। राहुल गांधी विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल वो ओखला में थे, पटपरगंज में थे, नई दिल्ली में थे और जब वो मुस्लिम बाहुल्य सीट पर थे तो उन्होंने सीधे तौर पर केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया और ये भी पूछा कि दिल्ली दंगों के वक्त वो कहां थे, ये उनसे सवाल पूछा गया। और ऐसा करके वो जाहिर सी बात है जो मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी और दलित वोट बैंक जो राहुल गांधी के पाले में या कांग्रेस से लगातार जो जुड़ रहा है उसको और ज्यादा मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं और ये लड़ाई बेहद महत्वपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। बहुत दिलचस्प दिल्ली की लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। त्रिकोणीय तो ये है ही और कई सीटों पर ये कई कोणीय भी नजर आ रही है। खासतौर पर मुस्तफाबाद की बात करूं, जहां पर ताहिर हुसैन को, जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, उनको पेरोल पर रिहा किया गया है। वो 4 दिन के लिए प्रचार करेंगे, जो एआईएमएम के कैंडिडेट हैं। और ओखला में एआईएमएम के कैंडिडेट है शिफाउर रहमान, वो भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, वो भी जेल में बंद थे, उनको भी पेरोल पर रिहा किया गया है। तो इससे इन दोनों सीट जो हैं वो अच्छे खासी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग हो चली हैं और इसी तरह से पूरे दिल्ली का चुनाव भी। आज इसी पर बात करेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुंभ से लेकर दिल्ली तक सियासत किस तरह से बदल रही है, क्या कुछ हो रहा है, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ रविंद्र शिरोन जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, जाना माना चेहरा है। रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ अमिताभ श्रीवास्तव जी हैं, बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। अमिताभ जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। शुरुआत में अमिताभ जी आपसे करना चाहूं,
ये जिस तरह की परिस्थितियां आप फिलहाल होता देख रहे हैं, कुंभ से लेकर दिल्ली तक, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मीडिया ने लगातार चकाचौंध दिखाई, लगा कि कुंभ में सब कुछ बस ऐसा है कि ऐसा कभी देखा नहीं गया, और इस वजह से भी बहुत सारे लोग वहां पर गए। और मैं आपको बताऊं, आसपास जब लोगों से बात हो रही है, खासतौर पर मेरी हाउस हेल्प या फिर जो ड्राइवर हैं, उनसे जब बात करें तो वो मीडिया में जो तस्वीरें आ रही हैं उसको देखकर उनको लगता है कि नहीं, योगी जी ने तो कमाल कर दिया है और जाकर आस्था की डुबकी लगाई जाए, इससे पहले वो कभी नहीं गए। उसकी हकीकत खुलकर सामने आ गई है। क्या इसका असर दिल्ली चुनाव पर भी होगा किसी तरीके से? बहुत शुक्रिया बशरा जी, आपने जो विषय चुना है देखिए बिल्कुल बहुत मौजूद है। और सच बात यह कि जो आपका जो एक प्रस्तावना जो आपने पढ़ी बहुत तकलीफदेह है कि जिस तरह से कुंभ का ये हादसा हुआ है। थोड़ी देर के लिए ये कल्पना कीजिए, हम सब लोग ये कल्पना करें अगर कि ये हादसा जब हुआ होता तो कुंभ का मैनेजमेंट का वही सरकार जो है विपक्ष की किसी पार्टी की होती। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लीजिए कि मान लीजिए वहां समाजवादी पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, या किसी ऐसी पार्टी की सरकार होती जो कि बीजेपी या उसके कोलिशन का हिस्सा नहीं है। तब क्या हो रहा होता? अगर तब मौतें हो गई होती, तब यही सब कुछ हुआ होता, यानी मौनी अमावस्या का स्नान होता, सुबह भगदड़ मच जाती 2 बजे रात में, 2:15 रात में, और कुछ लोगों की जान चली जाती। तो उस वक्त आप जो चैनल के हेडलाइंस हैं, जो इस वक्त जो चैनलों में चल रहा है, आप इसके ठीक उलट तस्वीर देखते हैं। उस वक्त विपक्ष का मर्सिया गाया जा रहा होता, मर्सिया पढ़ा जा रहा होता चैनलों पर। उस वक्त जो है ये कहा जा रहा होता कि देखिए कितनी बदइंतजामी है, कितना ये लोग बड़ा बड़ा दावा करते थे कि साहब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये देखिए यहाँ पर इतने लोग मर गए, इतने लोग घायल हो गए, क्योंकि सरकार की कोई मतलब व्यवस्था नहीं थी। कैसे उसको मौनी अमावस्या के दिन प्लान करना चाहिए था, उसने प्लान कुछ नहीं किया, और नतीजा है कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया। और इस सरकार को तो 1 मिनट के लिए भी अपनी कुर्सी पर बने रहने का हक नहीं है। और मीडिया जो है लगातार बीजेपी की जो बातें हैं, या जो विपक्ष होता उस समय का, जो कि जाहिर तौर पर बीजेपी ही होती शायद, तो उसका हवाला देकर के एक एकदम हंगामा खेज इस वक्त मंजर होता टेलीविजन चैनल्स पर। जो जो मतलब मौका वारदात पे जो स्थिति है वो तो होती ही, लेकिन जो मीडिया में खबर होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम उसका कंट्रास्ट देख रहे हैं, क्योंकि हम जो है चैनलों पर उसका कंट्रास्ट देख रहे हैं कि हमने देखा कि जब ये हादसा हुआ, जाहिर बात है ये हादसा मतलब एक ऐसे समय अंतराल में हुआ जबकि ज्यादातर लोग सो रहे थे, जो कि कुंभ में नहीं थे या कुंभ के दर्शक हैं। तो जो वहां थे उन्होंने तो जो देखा सुना, उसके अलावा जिन उन लोगों को सुबह ही खबर मिली होगी, जब 8, 8:30, 9, 10 बजे जब उन्होंने अपना टीवी खोला होगा, तो उसके बाद उनको लगा होगा तब तक तो सब कुछ मैनेज हो गया, तब तक तो सब खबरें आने लग गई थी कि सब बहुत सरकार ने तुरंत तुरंत 7-8 मिनट 10 मिनट के अंदर जो सब कुछ मैनेज कर लिया, और सब आ गए और सबने अपना इंतजाम संभाल लिया। और संतों ने भी यात्रा स्थगित कर दी थी, स्नान स्थगित कर दिया था, लेकिन बाद में जो है सरकार के समझाने बुझाने पर, ये सब कहने पर वो राजी हुए कि नहीं, हल्का किया जाएगा। अब आप इसका मतलब समझिए कि कुंभ में जहां ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि साहब 40 करोड़ लोग आएंगे एक दिन में, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं, और आज मौनी अमावस्या का दिन है जो कि हिंदू धार्मिक परंपरा के हिसाब से एक बड़ा दिन माना जाता है, खासतौर पर अगर कुंभ चल रहा हो। तो ऐसे में वहां पर 5, 6, 7, 8, 10 करोड़ लोगों के होने के दावे किए जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि 10 करोड़ आदमी अगर इलाहाबाद में गए, 5 करोड़ भी अगर इलाहाबाद में है, तो वो 5 करोड़ आदमी कहाँ रह रहा होगा? उसे संगम के किनारे अगर होगा तो क्या हो रहा होगा उस समय शहर में? क्योंकि शहर की आबादी जो कि अपने आप में एक भरा पूरा शहर है, इलाहाबाद कोई सुनसान शहर नहीं है, तो भरा पूरा शहर है, उस शहर की आबादी जो है वो अपने आप में उस आबादी के बोझ से करा रहा है, पहले ही करा रहा है। और अगर 5 करोड़ आदमी वहां एक दिन के लिए भी इकट्ठा हुआ होगा तो उस शहर की आबादी, उस शहर का क्या हाल हो रहा होगा? तो इस तरह के दावे मीडिया में किए जा रहे हैं, इन दावों पर तालियां पीटी जा रही हैं, इन दावों पर तालियां पीटी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि साहब क्या बात है, क्या सरकार ने एकदम माहौल बना दिया कि साहब कुंभ में आने के लिए आदमी बेताब है, और विदेशों से पर्यटक आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप सोचिए कि ये कुंभ जो कि हिंदू मान्यता के हिसाब से एक ऐसा मौका होता है जहां आदमी धार्मिकता की, आध्यात्मिकता की बात करता है। यहाँ पर इस बार जो है वो सारी बातें जो हो रही है वो किसी आईआईटी वाले बाबा की हो रही है, कोई फूल बेचने वाली लड़की की हो रही है, कोई एक इन्फ्लुएंसर आ जा रही है, कोई कहीं कुछ हो रहा है। तो ये मतलब ये जो है मेले ठेले जैसा मामला हो गया है कि आपका जैसे कोई कार्निवल होता है ना, ये कुछ वैसा मामला हो गया है। तो इसमें आध्यात्मिकता की बात बिल्कुल रह नहीं गई है। मैंने कहीं कोई अभी तक, हो सकता है मैं बहुत मिस कर गया हूं, लेकिन ये कि फिर भी मैंने कहीं कोई बड़ी आध्यात्मिक चर्चा नहीं सुनी, कहीं कोई आध्यात्मिकता की कोई ऐसी बात हुई हो, कुंभ से निकल के कुछ आया हो, ऐसा कोई ज्ञान नहीं देखा, ऐसा कुछ ऐसे कोई सत्संग जैसी कोई बात नहीं निकल के आई है। कुल मिलाकर एक
दर्शकों के सामने एक कौतुक कथाएं परोसी जा रही हैं। और जो आपने बात कही कि ये जिस तरीके से भगदड़ को लेकर के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और वो मीडिया के रोल की तरफ इशारा करती है कि किस तरह से ये मीडिया जो इसको हम मेनस्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं, पारंपरिक मीडिया कह रहे हैं, वो किस तरह से सरकार के दबाव में है, किस तरह से सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। कि जैसा मैंने कहा कि अगर कोई दूसरी सरकार होती तो यही मीडिया इस वक्त लगा होता जो है वो ये दिखाने में कि देखिए 15 नहीं 45 मर गए, या 45 नहीं 55 मर गए, या आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार, घायलों को लेकर के बदइंतजामी है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना। लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ बहुत बहुत ही शांति के साथ जो है वो पूरी खबर जो है निपटा दी गई है एक तरीके से। अब जो भी हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सोशल मीडिया की तरफ ध्यान मत दीजिए। यानी सोशल मीडिया जहाँ की आपको मुख्तलिफ किस्म की खबरें मिल रही है, जहां से आपको आंकड़े मिल रहे हैं, हो सकता है वो सच हो या झूठ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां जो इन्फॉर्मेशन आ रही है सबके सब बहुत क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी जो 15 या 20 का आंकड़ा जो है जो सरकारी तौर पर चलाया गया, हालांकि अब तो वो भी हेडलाइंस में कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, तो वो जो है वो आंकड़ा उससे मुख्तलिफ कोई गिनती अगर आ रही है तो उसको लेकर के ध्यान न दे, इस तरह की बात, इस तरह का माहौल जो है सरकार की तरफ से या मीडिया की तरफ से बनाया गया पूरा। तो ये अपने आप में ये समझने के लिए काफी है कि कैसे एक देश में, हमारा देश वैसे ही बड़ा धर्मांध जनता वाला देश है, यानी यहाँ लोग धर्म के पीछे पागल रहता है, किसी भी धर्म के हो, उनको उनके अंदर ऐसी धार्मिकता कूट कूट करके भर दी गई है, ऐसा ऐसा कहना चाहिए कि कूट मंडूकता भर दी गई है, ऐसा उनके अंदर कर्मकांड भर दिया गया, खासतौर से जो हिंदू मुसलमान इस तरह के मामले, तो एक कर्मकांडीपन जो आ गया है उसमें। तो वो उस चक्कर में हर साल हम देखते हैं हर जगह किसी न किसी मंदिर में, किसी न किसी ऐसे जमावड़े में कोई ना कोई भगदड़ होती है, उस भगदड़ में कुछ लोगों की जान जाती है ना, कहीं कोई पुल टूटता है, कहीं कुछ होता है, कोई हादसा होता है। लेकिन फिर भी लोगों की जो एक कहना चाहिए अंधविश्वास वाली धार्मिकता है, ऐसी धार्मिकता है कि साहब कुंभ में नहा लेंगे तभी हमें मोक्ष मिलेगा, कुंभ में नहा लेंगे तभी हमारे पाप धुल जाएंगे। तो ये जो बना दिया गया है, लोगों के भीतर भर दिया गया है, ये एक अंधी धार्मिकता जैसी भर दी गई है, ऐसे उतावली भीड़, पागल भीड़ जैसे हमको बना दिया गया जनता को, वो अपने आप में बहुत खतरनाक स्थिति है इस देश के लिए। क्योंकि ऐसे लोग फिर सवाल नहीं करते, जो है वो कुल मिलाकर के ना तो बदइंतजामी पर सवाल कर रहे हैं, ना ये सवाल कर रहे हैं कि भाई इस कुंभ में जो है ऐसा हो क्यों रहा है कि आप जो है कुल मिलाकर के इन्फ्लुएंसर्स कोई मीडिया जो है प्रोजेक्ट कर रहा है, कुल मिलाकर के ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है कि वहां पर जैसे कोई बाबा, चमत्कारी बाबा आ गया, कोई एक लड़की आ गई जिसकी आंखें बहुत अच्छी हैं, कोई एक महिला ऐसी आ गई जो कि मॉडल थी पहले, कुछ इसी तरह की खबरें मीडिया को मिल रही है, कोई ढंग की कुंभ को लेकर के खबर नहीं आ रही। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं ये सवाल आती है। फिर जो आपने दिल्ली वाली बात कही, देखिए ऐसा है, आपने जो बताया कि जिस समय दिल्ली में वोटिंग हो रही होगी उस समय प्रधानमंत्री जी संगम में डुबकी लगाने पहुंचेंगे, तो जाहिर है प्रधानमंत्री जी इस तरह के कौतुक करने के लिए विख्यात रहे। पास्ट में भी जब भी कभी चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं जहाँ चुनाव होता है उसके पड़ोस वाले इलाके में भी कुछ ना कुछ ऐसा करने लगते हैं। हमने देखा है जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है या विधानसभा का चुनाव हो रहा हो तो पड़ोस की सीट पर जाकर वो भाषण देने लगते हैं जहां चुनाव हो रहा था उसके ठीक पड़ोस में, या वो कुछ ऐसा करते हैं जहां मीडिया जो है वो सारा ध्यान उस मीडिया का उन्हीं की तरफ चला जाए और फिर वो जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं उसका जो है वो प्रभावित होने लगे। तो ये बहुत संभव है कि नरेंद्र मोदी जी जिस दिन स्नान करने जाए, अगर वो उस दिन जो है दिल्ली में चुनाव वोटिंग हो रही है, तो वोटिंग का जो एक मसला है, वोटिंग को लेकर के जो एक उत्साह रहता है, या जो चैनलों पर जो वोटिंग के माध्यम के जो खबरें आती रहती हैं चैनलों के माध्यम से, उनकी तरफ ध्यान न जाकर के वो नरेंद्र मोदी का जो एक संगम स्नान है वो भी अपने आप में बड़ा इवेंट बन जाए। क्योंकि आपने कुंभ को एक इवेंट बना दिया है आपने। दरअसल ये सरकार जो है, हम देख रहे हैं पिछले 10-11 सालों में जिस तरीके से एक हर चीज को इवेंट बनाने की जो एक जल्दबाजी रही है और एक सुनियोजित तरीका रहा है, उसमें क्या हुआ कि हर चीज एक ऐसा इवेंट बन के रह गई है कि जिसमें आप आदमी सिर्फ उसमें कौतुक ढूंढता है, उसमें चमत्कार ढूंढता है, उसमें कुछ चमकीलापन ढूंढता है, उसमें कहीं कोई सादगी से आप कुछ निकाल ले जाए या कुछ उसका महत्व जो है वो एक गरिमा के साथ संपन्न हो, ऐसा नहीं रह गया है। तो ये कुंभ का जो मामला है कहीं ना कहीं दिल्ली पर असर डाले, ये हो संभव है। लेकिन दिल्ली की जो राजनीति है वो अपने आप को, जो आपने अपनी प्रस्तावना में भी कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में अब खुले तौर पर एक जंग छिड़ गई है और राहुल गांधी के आने से जो मामला गरमाया है, अब देखिए उसके नतीजे क्या होंगे, कांग्रेस को उसका कितना फायदा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर है कि चुनाव दिलचस्प बहुत हो गया, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल का वो जो जेनोसाइड वाला दांव जो उन्होंने खेला है, वो जेनोसाइड वाली बात कहना अपने आप में दिखा रहा है कि ये आदमी कहीं ना कहीं जिटरी फील कर रहा है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि वो उनके पांव से जमीन कुछ खिसक रही है। वरना ये नरसंहार वाली बात कह देना ये बहुत ही दूर की कौड़ी है। ये बात ठीक है कि पानी गंदा है, वहां से आ रहा है, सब कुछ है और वो नुकसानदेह है,
लेकिन वो अचानक से इतना बड़ा उसको इस तरह से कह देना कि नहीं साहब, हरियाणा की सरकार ने दिल्ली के लोगों को जहर पिलाने की साजिश कर दी है, इसीलिए वो चुनाव आयोग ने भी उनको घेर लिया, उनको कहा गया कि भाई आप जो है वो आज रात 8 बजे तक जो है वो उनको बताइए, आप प्रूफ के साथ में दीजिए, और अगर नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। तो उसका अपना एक इम्पैक्ट है। मुझे लगता है कि कुल मिला करके, और आज नरेंद्र मोदी ने जो फिर अपनी रैली में जो उन्होंने बात कही कि आपदा और कांग्रेस दोनों मिल करके सरकार बनाने की है, दोनों मिल करके कुछ ना कुछ खेल करने की कोशिश में है। इसका मतलब बीजेपी को इस बात का एहसास है कि बहुमत के करीब वो नहीं पहुंच पा रही है। आम आदमी पार्टी को यह एहसास हो रहा है कि बहुमत से वो खिसक रही है ना। तो आप देखें, और राहुल गांधी जो है गर्मी लाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव में, और संदीप दीक्षित से अभी तक तो राहुल गांधी की दूरियां बनी हुई थी। अभी तक हम देख रहे थे कि चुनाव में दिल्ली में संदीप दीक्षित बहुत करारे ढंग से बोल रहे थे, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस की जो बड़ी लीडरशिप है वो थोड़ा दूर से। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जब वो वाल्मीकि मंदिर गए और जिस तरह से नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो संदीप दीक्षित के साथ घूमे, तो कहीं ना कहीं उससे जो है वो एक दलित मुस्लिम कंबाइन वाली बात भी आती है, और कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित के कंधे पर हाथ राहुल गांधी का होना, इसका मतलब यह है कि राहुल की कांग्रेस आला कमान का वेट जो है संदीप दीक्षित के पीछे आ गया है। तो कहीं ना कहीं उनके प्रचार को एक मजबूती मिली है। अब उसका असर वोटिंग के टर्म्स में क्या होगा और क्या नतीजा निकलेगा, ये अभी कहना जरा मुश्किल है। लेकिन ये जरूर हुआ है कि हाँ, चुनाव दिलचस्प हो गया और चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। ये बात मैं फिर भी कहूंगा, फिर भी बुशरा जी, मैं अभी ये कहूंगा कि अभी भी जो अभी तक के जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं, यानी कल शाम तक के जो प्रोजेक्शन थे, उसमें आम आदमी पार्टी ही जो है वो सरकार के सबसे नजदीक दिख रही है। भले ही आप उसकी सीटें कम कर दें, लेकिन सरकार उसकी मतलब 36 का आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए दिल्ली में, तो 36 से ज्यादा सीटें अभी उसके पास दिख रही है। ये बात अलग है कि बीजेपी जो है वो उसका आंकड़ा भी बढ़ा है, उसका आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन वो सरकार बनाने की गिनती से पीछे है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जो आज उन्होंने बात कही, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सिग्नल हो जाता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल करके खेल रहे हैं। तो आप देखिए 2013 का जो रिजल्ट आया था, जबकि बीजेपी सरकार बनाने के नजदीक होकर के भी पीछे रह गई थी, तो और आम आदमी पार्टी जी और कांग्रेस ने मिलकर के सरकार बनाई थी 2013 में। तो कहीं ना कहीं एक इशारा वो भी आ रहा है, और एक संभावना वो भी भर करके आ रही है। तो ये बहुत सारा जो गणित है वो अपने आप में दिलचस्प हुआ है। और मुझे लगता है ये अभी 5 तारीख यानी 3 तारीख तक चुनाव प्रचार होना है, तब तक ये जो भी तेजी आएगी उससे कहीं ना कहीं जो इक्वेशन है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। जी जी, बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। रवीन जी भी काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं दिल्ली के चुनाव पर और उनका अपना आकलन भी रहता है। रवीन जी, आपको क्या लग रहा है, दिल्ली का चुनाव किस तरफ बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? और कुंभ को साफ तौर पर देखिए ये बिल्कुल कोई ढकी-छिपी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनाव में हार-जीत इसी से ही वो आती है। इवेंट जीवी वो हैं, हर चीज़ में इवेंट बनाते हैं, यानी कि श्रद्धा की बात हो, आस्था की बात हो, तो उसको भी एक मेला, एक इवेंट, नाइट लाइफ़ वहाँ दिखाई जा रही है कुंभ में। अब लोग वहाँ नाइट लाइफ़ देखने के लिए जा रहे हैं या लोग वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, अपने पापों को धोने के लिए जा रहे हैं, जो भी उनकी श्रद्धा है, जिस भी मन और जिस भी भाव से वो जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ये देखिए दिल्ली में चुनाव, योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर लाया जाता है ताकि योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर आके भी बहुत बताया कि देखिए यहाँ पर यमुना का क्या हाल है और वहां पर देखिए कुंभ में कैसे करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसको चुनाव में भुनाने की पूरी न सिर्फ कवायद बल्कि इसको भुनाया जा रहा है। अब आज का जो हादसा हुआ है वो इसमें कितना डेंट लगा सकता है और दिल्ली का चुनाव कहाँ जाता देख रहे हैं आप? चुनाव तो राजीव कुमार की तरफ जाता दिख रहा है मुझे। हम्म। दिल्ली का जो चुनाव है वो ना कांग्रेस की तरफ जा रहा है ना बीजेपी की तरफ, वो जा रहा है राजीव कुमार की तरफ। तो जिस तरफ राजीव कुमार फैसला करेंगे चुनाव वही जीते, क्योंकि जनता के वोट से तो चुनाव की संभावनाएं अब बच नहीं रही है। जिस तरीके से आप जैसे चैनल्स जो हैं वो तो इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन गोदी मीडिया इस मुद्दे को उठाता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं कल भी कुछ लोगों से मिला और उसके पहले भी अलग अलग इलाकों में जाके कई लोगों से मिला हूँ। दिल्ली पुलिस के जवान 2-3 वो मिले, उनका कहना है कि हमारे परिवार में 4 लोग हैं और चारों के वोट कट गए। 4-4 लोगों के वोट, पूरे परिवार के वोट कट गए। वो लोग जाके वहां पे बीएलओ के पास में लड़ाइयां कर रहे हैं कि हमारा वोट वापस रीइंस्टेट किया जाए। तो ऐसी स्थिति में बुशरा जी, हम लोग जो जाति का समीकरण का, वोट परसेंटेज का, कांग्रेस के मुद्दे, बीजेपी के मुद्दे कर रहे हैं, उन बातों का क्या महत्व है? जनता जो वोट, हम तो बात कर सकते हैं ना जनता के वोट की, हम राजीव कुमार के वोट की कैसे बात कर सकते हैं? कहाँ जाएगा?
अब यहाँ तो मामला राजीव कुमार के हाथ में आ गया है। जनता तो जिस झुग्गी में, झोपड़ी में, बस्ती में आप जाएंगे, वहां पर तो लोग ये कहते हैं कि भाई हमको बिजली मिल रही है, पानी मिल रही है। और अमिताभ भाई की बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि केजरीवाल के पक्ष में लोग बोलते हुए दिख रहे हैं वहां, लेकिन वो बोल रहे हैं और जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे तो उनका वोट है कि नहीं, इस बात का क्या पता लगेगा। हमने ये कोई पहली बार तो देखा नहीं कि उनका वोट कट गया है। देश के में हाल ही में हमने कितने उपचुनाव देखे, उन उपचुनाव में वोट नहीं डालने दिया गया। कितने जगह अभी देखिए 2 दिन पहले एक आरटीआई का जो जवाब आया है, 76 लाख वोटर्स का पता ही नहीं, उन्होंने 5 बजे के बाद वोट डाला है। इलेक्शन कमीशन के पास डाटा ही नहीं है, एक डेटा ही नहीं है, उसका एक आंकड़ा ही नहीं है। तो इस तरह का जब इलेक्शन होगा तो उसमें किन बातों के आधार पर वोट पड़ेगा, कौन किसको वोट डालेगा, उन बातों से ज्यादा महत्व है कि निष्पक्षता चुनाव की बनी रहेगी कि नहीं रहेगी। और ये एक बड़ा चैलेंज है आज देश की लोकशाही के सामने, सबसे बड़ा चैलेंज यही है। कांग्रेस भी ठीक है लड़ाई लड़ रही है पॉलिटिकल, केजरीवाल भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है ये ऐसा मुद्दा है जो पूरे विपक्ष को छू रहा है। इस मामले पर दोनों को एकजुट होकर बात करनी चाहिए। केजरीवाल ने अच्छा काम किया कि इस मुद्दे को उठाया और चुनाव आयोग को घेरा। उसके बाद से कई सारे वोट जो बनने थे वो नहीं बने, जो सांसदों के घरों में वोट बनने थे वो उन पर लगाम लगी। जो 30-30, 40-40 वोट, 300-300 वोट एक एक घर के एड्रेस से बन रहे थे, जो 11-11 हजार वोट एक व्यक्ति के आवेदन से कट रहे थे, उन पर कुछ लगाम लगी है। लेकिन आज भी बुशरा जी हमारे जो घर हैं या हमारे जो लोग हैं वो उतने ज्यादा इलेक्शन की भागीदारी को लेकर बहुत उत्साहित नहीं होते कि 2-2 महीने 3-3 महीने पहले जाके अपना नाम चेक करें वोटर लिस्ट में। वो ठीक है वोट डालने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वोट डालने जब जाएंगे उस दिन अगर उनका वोट होगा कि नहीं होगा, उस दिन के बाद तो कोई जिक्र नहीं होगा उस बात का। तो इसलिए आज हमको नहीं पता कितने लोगों के वोट कट गए हैं, कितने के नहीं कटे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इशू है जो इस चुनाव को शेप करेगा। इसी मुद्दे ने लोकसभा विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भी शेप किया और इसी ने फैसला हरियाणा में भी किया। केजरीवाल, अंतर यह है कि कांग्रेस ने चुनाव के बाद ये बातें बोली, केजरीवाल ने चुनाव से पहले इन बातों को बोल दिया, तो शायद उनको कुछ बेनिफिट इसका मिल जाए। अब जहां तक बात है कि इसका क्या असर पड़ेगा, देखिए असर तो इसका जरूर पड़ना चाहिए। जिस तरीके से कुंभ में जो हुआ है, जो हादसा हुआ है, उसमें यहीं से लोग गए हैं, कोई दिल्ली से गया है, कोई यूपी के किसी हिस्से से, पूरे हिंदुस्तान के लोग गए हैं और दिल्ली से भी खूब लोग गए होंगे। उन्होंने भी देखा है किस तरह की बदइंतजामी है। लेकिन क्या हो गया बुशरा जी, बीजेपी का जो वोटर हो गया ना 35%, 33%, 38% का, उसके पास हर गलत चीज के लिए एक तर्क बन गया है। उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनके साथ गलत हो रहा है या आज का जो डिस्पेंसेशन सरकार है उसने कुछ गलत कर दिया है, वो उसके लिए भी कोई ना कोई तर्क ढूंढ लेते हैं। और वो इस तरह का एक कट्टर समर्थक वर्ग उन्होंने बना लिया है कि जिसका किसी भी वजह से अब वो कहीं जाएगा, इस बात की संभावनाएं बड़ी कम है। ये संभावना लोकसभा चुनाव में तो दिखी थी जब विपक्ष एकजुट हुआ था, लेकिन अब जिस तरीके से विपक्ष एकजुट नहीं है, विपक्ष ने जो नारे लगाए थे वो नारों में भी देखिए थोड़ी सी पुराने हो गए हैं, वो ताकत नहीं बची है। तो इसलिए वो जो उनका समर्थक वर्ग है, उस वर्ग में कोई सेंध बहुत ज्यादा लग पाएगी उसकी तो संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, इसका कम से कम लोगों की मानसिकता पर तो थोड़ा सा असर पड़ेगा। और कुंभ की जहां तक बात है, देखिए कुंभ स्नान करने के लिए लोग जाते हैं। अब मैं तो एक बाबा का बयान सुन रहा था, वो तो ये कह रहे थे कि जो नहाने नहीं जाएगा वो तो देशद्रोही हो गया। अब इस तरह की भाषा का प्रयोग अमिताभ भाई मेरे से ज्यादा जानते होंगे कुंभ के बारे में और उसका जो पुण्य है उसमें नहाने से, वो मुझे लगता है ज्यादा इस पर रोशनी डाल पाएंगे। पर जितनी थोड़ी बहुत समझ मेरी है कुंभ के बारे में, वो उसमें तो ये है कि भाई जिसका कुंभ हो या हज हो या कोई और तीर्थ स्थान पर जाना हो, उसमें तो वही जाएगा ना जिसकी गुंजाइश होगी, जो आर्थिक रूप से जिसकी हैसियत होगी वही तो जाएगा। हज में भी तो बुशरा जी यही कहते हैं ना कि भैया कर्जा लेके मत जाओ, या कोई कहता कर्जा लेके जाओ? जी। कोई नहीं कहता, मुझे मेरी जानकारी में तो सब कहते हैं मेहनत की कमाई से जाओ अगर जा सकते हो तो। तो कुंभ में भी तो वही कहेंगे, भैया अगर आपकी हैसियत है, एक रोजी रोटी कमाने वाला आदमी, कुंभ में जाने के लिए कोई आसान काम तो है नहीं, हजारों रुपए खर्च भी होंगे। ट्रेन की टिकट से लेके जहाज की टिकटों का जो हालत है, 50-50 हजार रुपए की जहाज की टिकट दिल्ली से लग रही है, तो एक गरीब आदमी कैसे जाएगा? और इस तरह के बयान देना कि वो लोग देशद्रोही हो जाएंगे जो नहीं जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई ना हो,
इस मुल्क में क्या इतनी ज्यादा धर्मांधता आ गई है कि अब इस तरह के बयान देने वाले को, उकसाने वाले व्यक्तियों को भी हम लोग सम्मान की नजर से देखेंगे और उन पर कोई कार्रवाई ना हो। इससे ज्यादा तो मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं हो सकती। और कुंभ जो है वो तो आस्था का प्रतीक, हर व्यक्ति की अपनी आस्था है, कोई कुंभ में जाए कोई कुंभ में ना जाए। अब जो कुंभ में नहीं जाएगा, क्या उसको उसके कभी पाप धुलेंगे नहीं क्या? कोई कुंभ में अगर नहीं जा पाया किसी वजह से, कोई कारण की वजह से, ये सारे फौजी हैं, देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं, ये तो नहीं जा पाएंगे बेचारे। ये जो पुलिस लगी है, इलेक्शन हरियाणा दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली की पुलिस की सारी जो है वो क्या कहते हैं उसको, छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। ये लोग देशद्रोही हैं क्या? ये किस तरह के बयान दे रहे हैं इस मुल्क में? और ये कितनी ज्यादा गलत बात है कि जो लोग अपने चुनाव प्रचार में देश भर के आईएएस ऑफिसर, देश भर के आईपीएस, देश भर के दूसरे अधिकारी, हर चुनाव में ड्यूटी लगती है, उनकी दिल्ली में ड्यूटी लगी है। वो हिंदू होंगे, वो जाना भी चाहते होंगे, लेकिन ड्यूटी करें कि कहा क्या करें, वो नहीं जा पाएंगे तो क्या हुआ उनके साथ? इस तरह के बयान देने के बाद भी हरियाणा, हिंदुस्तान का मीडिया उस पर चर्चा ना करके, ऐसे व्यक्ति की लानत मलानत ना करके, और उनको हीरो बना रहे हैं। और उसी का ये असर है। हमने देखा वो वीडियो भी, एक वीडियो में कमिश्नर हैं, वो कमिश्नर कह रहे हैं कि भैया 12-1 बजे का वीडियो है, वो शायद आप लोगों की नजर से भी गुजरा होगा, तो वो कह रहे हैं उठ जाओ और उठ के स्नान करने चले जाओ, और उसी से कह रहे हैं, उसी से भगदड़ मची है। अब किसी को कब नहाना है नहीं नहाना है भैया, ये तो उसको तय कर लेने दो। इसका फैसला भी प्रशासन करेगा इस मुल्क में। अब उनका इच्छा होगी तो 12 बजे नहाएंगे, इच्छा होगी तो सवेरे 6 बजे नहाएंगे। एक तरफ तो ढोल पीटते फिरते हैं कि हमने ऐसा इंतजाम कर दिया कि आप अपनी मर्जी से आओ, एक तरफ कहते हैं 12 बजे नहाना शुरू करोगे तब जाके नंबर आएगा। ये इस तरह का डाइकोटमी इस मुल्क में हो रही है। इतनी हैरानी की बात है, इतने सारे लोगों की, अगर हम लोग जो गार्डियन की रिपोर्ट को भी ठीक मान लें, 38 की आप जो संख्या बता रहे हैं, अगर वो भी संख्या है तो ये खबर हमको अमेरिका से मिलेगी? ये खबर हमको लंदन का अखबार देगा क्या? ये खबर देने की जिम्मेदारी तो पब्लिक रिलेशन ऑफिस की है, पुलिस की है। योगी की जो पुलिस बनी है उसकी जिम्मेदारी है ना, हिंदुस्तान के लोगों को सही आईना दिखाए कि कितने लोगों की जाने चली गई हैं, वो लोग कौन हैं, उनके परिवार के लोग मिल जाए। सरकार की इसके अलावा जिम्मेदारी क्या है? सरकार की तो जिम्मेदारी तभी आएगी ना जब लोग किसी तकलीफ में होंगे, उस तकलीफ को कम करने की जिम्मेदारी सरकार की है कि उसको बढ़ा देने की जिम्मेदारी है। अरे भैया जो कुंभ में जाएगा वो तो चला ही जाएगा, आप उसके लिए इंतजाम ना करो। चलिए ये सरकारें तो बुशरा जी 100 साल से बनी होंगी देश में, 75 साल से। लोग तो हजारों साल से कुंभ में जा रहे हैं, तब कौन इंतजाम करता था इनके लिए? किसी को यहाँ कोई परमिशन से आता है क्या? यहाँ पे जो कुंभ में जाता है उसको इन्विटेशन होता है क्या? अपनी मर्जी से आते हैं, जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है मत आओ। यही कुंभ है हमारी जानकारी में तो। लेकिन जब आप किसी को बुला रहे हो और इस तरह इतना जबरदस्त आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया है कि ये कुंभ तो ऐसा है कि कभी हुआ ही नहीं ऐसा कुंभ, तो उसके लिए कम से कम ऐसे इंतजाम तो कर दीजिए जो दिखना कुछ और बोलना कुछ हो, उसमें अंतर तो ना हो कथनी और करनी में। और आज जो लोग, जिन लोगों की आज मृत्यु हो गई है, उन लोगों को कम से कम उनके नाम क्या हैं, वो लोग कहाँ के रहने वाले थे, उन लोगों को कुछ मुआवजा डिक्लेयर कर दो, उनकी डेड बॉडीज को घर भिजवाने का को रास्ता निकाल दो। ये सब काम तो करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है ना, वो काम भी कर नहीं रहे हैं। तो किस तरह की एक देखिए इनसेंसिटिविटी है। विदेशों से लोग आते हैं इस चीज को देखने के लिए। ये ऐसा समागम है जिसमें करोड़ों लोग आते हैं, ये बात सही है। लेकिन एक बात बताओ, 40 करोड़ लोग संभव है क्या? 40 करोड़ व्यक्ति, आज कह रहे हैं 10 करोड़ लोग आ गए। आज कह अमिताभ भाई, आप भी कल इलाहाबाद गए होंगे, 10 करोड़ लोग एक जगह पे आ सकता है कि एक दिन में? इलाहाबाद इतना, आपने सही बोला, इतना भरा पूरा शहर है, पहले ही वो ओवरबर्डन है, उसमें पॉपुलेशन, हर शहर ऐसा हालत में है, उसमें 10 करोड़ लोग कहां समाएंगे? 10 करोड़ लोग कितना होता है सर, कितना होता है 10 करोड़? यूरोप की पॉपुलेशन क्या है? उतना मतलब कुछ भी बोल देते हैं यार। 8-8, 10-10 करोड़ एक शहर में समा सकते हैं क्या लोग? और वो भी तब जबकि इंतजामात तो कई दिन से हम लोग सुन रहे हैं, कई सारे वीडियोज आ रहे हैं, कई दिन से हम लोग सुन रहे हैं कि भाई इंतजामात में कहीं ना कहीं कमी रह गई। इंतजाम में कमी रहना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा आयोजन होता है, उसमें गड़बड़ होती है, सामान्य बात, हर कार्यक्रम में होती है। हमने पहली बार तो नहीं देखा,
और भी छोटे, जिसमें 2 लाख 2-2 लाख की जो रैलीज होती है उसी में बदइंतजामी हो जाती है पॉलिटिकल रैलीज में, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम एक्सेप्ट तो कीजिए, इतनी मैग्नेनिमिटी तो दिखाओ कि हमारे से गलती हो गई, ये लोग जो आए थे हमारे बुलावे पे आए थे और इन लोगों के साथ इस तरह की भगदड़ मच गई। आपके अंदर तो वो भी काबिलियत नहीं है कि आप, उतनी हिम्मत नहीं है कि आप उस बात को एक्सेप्ट कर पाए। उसकी ओनरशिप तो कोई तो लेगा ना। मुल्क में इतने लोगों की अगर मृत्यु हो गई, इतने लोग कष्ट में आ गए, तो उसकी ओनरशिप तो कोई लेगा। ये तो वही बात होगी नो वन किल्ड जैसी का। मतलब क्या हुआ इस बात का कि भैया कोई तो रिस्पॉन्सिबल हो, कोई तो ये बताए कि ये लोग जो आए थे इसमें से इतने लोगों को दिक्कत आई है, इतने लोगों को शरीर में चोट लगी है, इतने लोग मारे गए, ये इतने बुजुर्ग थे, इतने जवान थे। कोई आंकड़ा जानने का अख्तियार इस मुल्क को नहीं है क्या? जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े इंतजाम की बात कर रहे थे, कम से कम उनको जनता को तस्वीर तो दिखा देनी चाहिए कि भैया यहां हमारा फेलियर हो गया। इसके पहले क्या कभी कुंभ में भगदड़ नहीं मची होगी अबू बुशरा जी? इसके पहले क्या किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी मस्जिद में क्या गड़बड़ नहीं हुई होगी? हमने खूब देखा है, कितनी बार ऐसा होता है। मंदिरों में हो जाता है, मस्जिदों में भी जरूर हो जाता होगा, गुरुद्वारों में कहीं ना कहीं होता होगा। जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो इस तरह की घटनाएं होती है। लेकिन ओनरशिप तो लीजिए, गड़बड़ हो गई उसकी ओनरशिप लेके कम से कम जनता को भरोसा तो दिलाओ कि किसने किया है या किससे मिस्टेक हुई है। कोई तो एक व्यक्ति होगा ना जिसकी अकाउंटेबिलिटी सेट की जाएगी। श्रेय लेने के लिए तो सब लोग वहां गंगा में कूद पड़े कि हम हमको श्रेय दे दो, हमको श्रेय दे दो। आज जब जिम्मेदारी लेने आई है तो एक व्यक्ति की बाइट नहीं दिखाई दे रही कहीं भी। ना कोई प्रशासन का आदमी सामने आ रहा है, ना कोई सरकार का कारिंदा सामने आ रहा है, ना कोई मंत्री और ना कोई और। तो ये तो बात यही हुई ना कि आप जिम्मेदारी लेने से बचना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के लिए ये आम आदमी के लिए ही बना है ना, ये बना तो आम आदमी के लिए है। लेकिन वो सारे जितने भी वो महामंडलेश्वर हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ तो वीआईपी घाट अलग अलग बना दिए। वो सबकी बाइट हम लोग देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने मना किया था मत बनाओ। तो जब महामंडलेश्वर की बात भी नहीं सुननी है, अखाड़ों की बात भी नहीं सुननी है, आपको ये धर्म गुरुओं की बात भी नहीं सुननी है, तो भैया सुननी किसकी है, कर किसके लिए रहे हो? ये अपनी फोटो खिंचाने के अलावा इसमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है? तो ये देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बुशरा जी। और इस तरह की बातों पर, और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा ना होना। आज पूरा विश्व जो है इस बात को देख रहा है कि किस तरह से इतना बड़ा आयोजन हुआ, उसमें इतनी गड़बड़ियां हुई और इस मुल्क की चुनी हुई, लोकशाही के तहत चुनी हुई मेजॉरिटी की हुकूमत चुप बैठी रही। उन लोगों की मृत्यु की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। आज व्यक्ति किसी को यह नहीं पता कि कितने लोग हताहत हुए कि नहीं हुए। हो सकता है ना हुए हो सकता है ना हुए हो। तो ये अखबार कैसे लिख रहा है? इस अखबार पे लगाम लगाइए ना। अगर नहीं हुए तो उससे अच्छी बात ही कुछ नहीं है। लेकिन वो भी तो बताओ जनता को, कंफ्यूजन में क्यों रखा है, वो बात बताने की जरूरत है। कोई ये तो नहीं कह रहा कि वहां पे लोग हताहत हुए हैं, मानने को हम तो तैयार बैठे कि कोई नहीं हुआ। हम तो प्रार्थना करते हैं कि कोई ना हो, हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि कोई ना हो। लेकिन रविंद्र जी, उन लोगों वो लोग खुद आके जो अपनी टेस्टमनी बता रहे हैं, जो लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, जो कह रहे हैं कि 40 लोग थे मेरे साथ, हम 2 खड़े हैं, बाकी का पता नहीं है। मेरे साथ 20 लोग थे, मैं अकेली खड़ी हूँ, बाकी का पता नहीं है। तो फिर वो लोग जो अपनी टेस्टमनी बता रहे हैं, जो वहां पर किसी राजनीति से प्रेरित नहीं, सिर्फ अपने पैसे खर्च करके ना जाने कितने कितने किलोमीटर पैदल चल के वहां पर पहुंचे। 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चल के श्रद्धालु जा रहे हैं और वीवीआईपी जो है उनको आप देखिए कैसे घाट बनाकर वहां पर उनको डुबकी लगवाई जा रही है। तो ये तो साफ तौर पर दिखा रहा है कि जो वोटर है उसकी अहमियत नहीं है, लेकिन जो वोट ले रहा है उसकी कितनी अहमियत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आपकी। ये तो सब लोग कह ही रहे हैं और यही तो हैरानी की बात है कि जो लोग, जिन लोगों के लिए इस आयोजन को किया गया है, आज आप बताइए अगर उत्तर प्रदेश में कोई सरकार ना होती तो क्या कुंभ नहीं लगता? क्या कुंभ के आयोजन को किसी सरकार की जरूरत है? क्या हज में जाने वाले लोगों को सऊदी की सरकार चाहिए? जब सरकारें नहीं थी, जब राजा नहीं थे, तब भी तो ये होते थे ना कुंभ के मेले। और कितने ऐसे मंदिर हैं, कितने ऐसे मस्जिद हैं, कितने ऐसे पीर फकीर के मज़ारे हैं जहां पर कोई प्रबंधन नहीं है, लेकिन तो भी वहां पे साल में हजारों लोग आते हैं। तो आस्था के लिए किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन व्यवस्था के लिए जरूरत है। और व्यवस्था किसने की, इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए उस व्यक्ति को जो क्रेडिट लेना चाहता है, जो श्रेय के लिए भागीदारी कर रहा है। और इस तरीके से वीआईपी घाट बनाए गए हैं। चलिए श्रद्धालु तो आए और चले गए, जो लोकल लोग हैं वो कितने परेशान हैं। जो इलाहाबाद के मूल निवासी हैं, जिनको सवेरे 9 बजे दफ्तर जाना होता है, उनके तकलीफ देखिए जिंदगी में कितनी ज्यादा हो रही है। वो लोग कहते हैं कि हमारा तो जीना मुश्किल यहाँ पर हो गया है, इतनी बद इंतजामी इस बार है।
पिछली बार भी कुंभ हुआ था, फिर एक फैला दिया कि 144 साल में कुंभ आया है। एक एक गुरुजी कह रहे हैं कि हमको तो पता नहीं 144 साल में कैसे हिसाब किताब किया इन्होंने। तो इस तरह से बातें फैलाई जा रही हैं, लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। मुझे लगता है जरूरत है, ये सही वक्त है जब सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको बुक किया जाए। सरकार में क्या पहली बार हुआ है कि गलती करने पर किसी को सजा मिले? और कम से कम लोगों की जानकारी सही दी जाए ताकि पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाए। जी बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ कि अगर ये तब हुआ होता जब आज़म खान के ऊपर ये ज़िम्मेदारी थी, तो सोचिए क्या कुछ हुआ होता। उनके ऊपर किस तरह के केसेज़ और क्या-क्या लग गए होते और क्या उनके साथ हुआ होता, वो समझिए। और अब तक भी उसका पीछा नहीं छोड़ा गया होता, क्योंकि उनका नाम आज़म खान था। और अभी आप ये देखिए कि जिस वक़्त ये सब कुछ आज जी, मैं तो कह रहा हूँ बुशरा जी, आजम खान और अभी योगी आदित्यनाथ, ये तो कांग्रेस बीजेपी के लिए है ना, हमारे लिए क्या फर्क पड़ रहा है? कोई हो, आम आदमी को क्या जी, मतलब आजम खान कर रहा है कि आजम खान कर रहा है कि बाबर खान कर रहा है? आम आदमी को तो इंतजाम से बिल्कुल। मतलब है भाई। वो पैट्रिक करे, पीटर करे, चाहे पीताम्बर करे, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? आम आदमी को तो जिम्मेदारी है कि व्यवस्था करने वाले की। व्यवस्था करने वाला ठीक करेगा, उसकी वाहवाही होगी। गलत करेगा, उसको डिस्क्रेडिट भी उसको लेना पड़ेगा। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की डर से अगर कोई सरकार बद इंतजामी कर दे तो फिर तो हैरानी की बात है। जी, तो बिल्कुल। वाकई में लेकिन मतलब एक कमाल वक़्त की हुआ बात है। करता था जी, बिल्कुल। संक्षेप में अमिताभ जी कि एक वक़्त हुआ करता था जब सरकारें गलतियाँ किया करती थीं, तो उसका एक तरह से वो ज़िम्मेदारी भी लेती थीं। अगर कोई बदइंतज़ामी हुई तो उसकी ज़िम्मेदारी। लेकिन अब सरकार ऐसी है कि यहाँ पर मणिपुर जलता रहे, उसकी ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेता है और ना ही रेज़िग्नेशन होता है। यहाँ पर कुछ भी हो जाए, ना किसी का रेज़िग्नेशन लिया जाता है, ना ज़िम्मेदारी किसी की ली जाती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, जिस तरह की भगदड़ हुई, क्योंकि उन्होंने इसका पूरा ढिंढोरा पीटा, उन्होंने पूरी इवेंट इसको एक तरह से बनाया और लोगों को ये भरोसा दिलाया कि आइए आपके लिए तमाम तरह के इंतजाम हैं। और बदइंतजामी की ये पोल तो वो लोग खोल रहे हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो लोग जो वहां पर जो श्रद्धालु गए थे, जिन्होंने अपनों को खोया है या जिनके अपने मिसिंग हैं, जो मिल नहीं रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि हम 25-25 किलोमीटर पैदल चल के वहां तक पहुंच रहे हैं, यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। और यहाँ जब भी कोई वीवीआईपी आता है तब और ज्यादा यहाँ पर गड़बड़ियां हो जाती हैं। हेमा मालिनी वहां पर पहुंच रही हैं, अमित शाह पहुंच रहे हैं, राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव, मोदी जी जाएंगे, तो उन लोगों के लिए तो वहां पर इंतजाम है, क्योंकि वहां मीडिया जाएगा, फोटो खींचेगा, फोटो खींचकर लगाया जाएगा और वाहवाही दी जाएगी मोदी को। लेकिन क्या ऐसी जनता जब नोटबंदी हो जाए, अपने ही पैसों को लाइन में लेने के लिए वो लग जाएं और वहां लाइन में लगे लगे लोगों की मौत हो जाए, जब कोविड हो और कोविड में गंगा के घाट किसी किनारे लोगों की हमने वो लाशें देखी हैं, उसको हम नहीं भूल सकते, अस्पताल के बाहर अंदर, उसके बाद भी इसी सरकार को वो चुने, तो क्या आपको लगता है वो लोग कुंभ की बदइंतजामी या इससे इस तरह से व्यथित हो जाएंगे कि इसका असर चुनाव में कहीं से पड़ेगा? क्योंकि ऐसा लगता है कि लोग जो हैं वो अब इन तमाम बातों के लिए, जिस तरह सरविन जी ने भी कहा कि बीजेपी का जो एक वोट बैंक है, उनकी अपने हर चीज को लेकर रीजनिंग है, वो हर चीज को लेकर उनका एक जवाब है, वो सरकार को किसी भी तरीके से कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। रविंद्र जी की जो स्थापनाएं थी उनसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए ऐसा है कि देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जहां तार्किक ढंग से कोई भी बात करना जो है वो एक जुर्म हो गया है। आप सवाल उठाएंगे, सवाल उठाना ही जुर्म हो गया है। तो आपने कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाया, आप गलत कर रहे हैं, आप धर्म के खिलाफ हैं। और धर्म के खिलाफ है तो जैसा कि अभी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई कोई बाबा कह देगा कि आप तो देशद्रोही हैं, और देशद्रोही कहने पर फिर आपके साथ कुछ भी सलूक हो सकता है, आपको बंद किया जा सकता है, आपको जेल में सड़ाया जा सकता है, आपकी मौत हो सकती है, आपका इनकाउंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको जेल में महीनों बरसों रखा जा सकता है और आपकी जमानत ना हो। तो ये सब कुछ सब कुछ संभव है। तो ये एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जिसको कि हम इमरजेंसी से भी बड़ी इमरजेंसी की तरह अगर हम चाहें तो देख सकते हैं कि भाई ये एक ऐसा माहौल बन गया कि भाई यहाँ आदमी जो है वो सब कुछ वैसे कहने को सब कुछ है कि हाँ भाई कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन उसकी आवाज पर एक ऐसा पहरा है कि अगर आपने सवाल उठाया तो आप कहीं ना कहीं जी, आपको धर लिया जाएगा। तो इस डर से कोई कुछ करता नहीं। देखिए जो आपने बात कही कि पहले ऐसा होता था कि लोग इस्तीफा दे दिया करते थे अपनी किसी बात पर, वो जमाना वो था जबकि मीडिया, जिसको हम मीडिया आज की तारीख में जिसको गोदी मीडिया कहते हैं या जो भी उसके नाम रख लिए जाएं,
वो मीडिया जो था वो कम से कम लोकतंत्र के एक प्रहरी की तरह काम करता था, एक वॉचडॉग की तरह काम करता था, और वो लगातार सरकारों की, किसी की भी सरकार हो, उनकी जो खामियां होती थी, उन खामियों को सामने लाता था, और उन खामियों को दुरुस्त कराए बगैर जो है चैन नहीं लेता था। सवाल उठाए जाते थे, उन सवालों के बेसिस पर जो है वो नेताओं की जवाबदेही होती थी, जवाबदेही ठीक न होने पर उनकी सरकारें चली जाती थी, वोट आउट हो जाते थे वो। लेकिन अब जो है मीडिया पूरी तरह से सरेंडर है। तो जो सरकार के यानी कि राजनीति के जो एक कहना चाहिए नकारात्मक पहलू है, उनको सामने लाने का जो काम जिस पक्ष को करना था, वो पक्ष वो पूरी तरह से सरेंडर हो चुका है। ऐसे में सोशल मीडिया हो या आप और हम जिस मीडिया में इस समय काम कर रहे हैं वैकल्पिक माध्यम में, वही मीडिया ऐसा बचा है जहां कि आप कुछ सवाल उठा सकते हैं, जहां उन सवालों का के जरिए एक दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन उस मीडिया की क्रेडिबिलिटी को लगातार आप देखेंगे कि सरकार हो, प्रशासन हो, या कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो, या जितने भी तंत्र है सरकारी, वो सब उसकी उसकी क्रेडिबिलिटी को लगातार जो है वो उस पर अटैक करते रहते हैं कि नहीं साहब, इसकी बातों को आप सच मत मानिए, सोशल मीडिया पर जो आ रहा है उसको अफवाह बना देना है, सब कुछ कर देना है। तो ये एक ऐसा माहौल बन गया है बुशरा जी, इसीलिए आप देखेंगे कि जनता जो है वो एक भेड़ में बदल गई है। जनता एक भेड़ में बदल गई है, और वो जो है वो भेड़ चाल पर चल रही है सारा सब कुछ मामला। तो मोदी जी ही जो है वो हर हर चीज के तारनहार है, योगी जी ही तारनहार है। अब योगी जी से कोई पूछे कि भाई आपके आपके प्रदेश में कुंभ हो रहा है, आप जो है दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भैया चुनाव प्रचार? आपको आपको जो है आप कुंभ कुंभ के बाद आप आके आपको जो कुछ करना है कीजिए। अब इतनी बड़ी घटना हो गई है, और आपको आप यहाँ क्या कहते हैं चुनाव प्रचार करेंगे दिल्ली में, तो ये बात किसी के गले नहीं उतरती। और कोई उससे पूछे कि भाई आप यमुना, दिल्ली की यमुना को आप इतना गंदा बता रहे हो, तो क्या मथुरा में यमुना का पानी एकदम चमचमा रहा है? मथुरा में क्या, आगरा में और मथुरा में जो यमुना है वो क्या बहुत साफ सुथरी यमुना है? उसकी उसकी जिम्मेदारी भी क्या अरविंद केजरीवाल की है? तो और आप भी तो वहां पर एक दशक से शासन कर रहे हो, उससे पहले भी बीजेपी की सरकार वहां रह चुकी है। ये तमाम बातें हैं जिनको मीडिया पूछता नहीं है दरअसल। जैसा मैंने कहा कि मीडिया अगर ये सवाल उठाना शुरू कर दे कि भाई 10 करोड़ आदमी आप इलाहाबाद में गिना रहे हो, वो 10 करोड़ कहाँ होंगे? पूरे इलाहाबाद का एरिया अगर गिना दिया जाए, उस एरिया में 10 करोड़ आदमी को आप प्लॉट कर दीजिए, सिर्फ एक नक्शे पर प्लॉट कर दीजिए, और पर स्क्वायर मीटर आप उसका घनत्व निकाल दीजिए आबादी का, तब आप देखिए कैसे होता है। और उस हालत में कैसे उस शहर में कोई इंतजाम हो सकता है? कैसे उस शहर में आदमी चल सकता है सड़क पर? कैसे उस शहर में कोई ट्रैफिक चलेगा? कैसे कुछ भी होगा उस शहर में? सिर्फ संगम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इलाहाबाद पूरा शहर, मतलब मैं कई बार इलाहाबाद गया हूँ, बचपन से इलाहाबाद जाता रहा हूँ, लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ, और इलाहाबाद से आना जाना हमारा बहुत होता रहा है, और कुंभ भी जा चुका हूँ। लेकिन जो ये स्थितियां आज की तारीख में बना दी गई, जो लगातार ढोल पीटा जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड बन जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो आपने रिकॉर्ड बना दिया है। हर बार जब दिए जलाए जाते हैं तो कहा जाता है कि साहब इतने लाख दियों का रिकॉर्ड बन गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, और सरकार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, कहीं कुछ होता है योग का रिकॉर्ड बन जाता है, कहीं दियों का रिकॉर्ड बन जाता है। तो ये जो चीजें बन रही है, कुल मिलाकर के इवेंट के लिए सब कुछ हो रहा है कि आप दुनिया में ये धाक जमा दें कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां कोई भी चमत्कार हो सकता है। तो बाहर से आदमी चला आता है कि हाँ भाई हमें भी कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, और वो यहाँ आकर के गुण गाता है, आपको लगता है कि बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन उसी देश का मीडिया जब आपके बारे में बताता है कि भाई वहां इतने लोग मर गए, तो आप उस खबर को दबा देते हैं। मान लीजिए पश्चिम का आदमी, जब पश्चिम का नागरिक यहाँ आता है, उसकी बात को आप क्रेडिबिलिटी मानते हैं, लेकिन पश्चिम का मीडिया जब आपके बारे में कुछ कहता है तो आप कहते हैं उस मीडिया को क्या हक है हमारे बारे में कुछ भी कहने के लिए? तो ये जो चीजें हैं, ये हमारे असल में क्या है, देश के नागरिक को समझने की जरूरत है। जो चुनाव में वोट डालने जाते हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि भाई चुनाव में ये जो तमाशा होता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो लोगों को बांटा जा रहा है समाज में, जिस तरीके की एक अंधता फैलाई जा रही है, समाज लोगों के आंख कान नाक सब बंद कर दिए गए कि भाई आप न सुन पाए, न बोल पाए, न देख पाए। तो ऐसे माहौल में डेमोक्रेसी जो है वो एक डेमोक्रेसी का फार्स है। वो कुल मिलाकर डेमोक्रेसी का स्वांग है, डेमोक्रेसी का प्रहसन है। कुल मिलाकर के आप वोट डाल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आपका वोट भी, जैसे कि बात हो रही है ना कि इतने वोट काट दिए गए, लाखों लोगों के वोट काट दिए गए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका वोट वहां है भी कि नहीं। आप चुनाव पता लगा कि आप वोट डालने गए, उसने कह दिया आपका तो वोट ही नहीं थी, आप लौट आएंगे घर अपने, क्या करेंगे? तो जो प्रशासन है उसका जो बात कही थी, शिवराज जी ने बिल्कुल सही बात कही थी कि भाई आप ये चुनाव जो है, रविंद्र जी ने जो बात कही कि राजीव कुमार का होके आ गया चुनाव, अब राजीव कुमार के ऊपर आ गया चुनाव, कि वो जो है इलेक्शन कमीशन जो है जिस तरीके से चुनाव को ले जाएगा वहीं पर जाके चुनाव होगा। वरना तो देखिए क्या है कि आपको डुबकी लगा रहे हैं, तो वो रविदास की जो लाइन है वो हमको याद आती है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो जो उन्होंने कही थी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म में तो खासतौर से ये व्यवस्था की गई है कि भाई आपका अगर आपका मन साफ है, आप अपने घर में आप जिस बाथरूम में नहाते हैं, जिस बाल्टी के पानी लेकर नहाते हैं, उसी से आप नहा लेंगे, वही गंगा स्नान है आपका। और ये सारे मंत्र भी जो इस तरह के पढ़े जाते हैं उसमें सब कुछ इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन ये जो तमाशा बना दिया गया कि हर आदमी को लगता है कि अगर मैंने
इलाहाबाद में संगम के किनारे डुबकी नहीं लगाई तो मैं हिंदू ही नहीं रहूंगा। तो उसमें जो है, उसमें आदमी घबराता है, उसमें उसमें भीड़ में खिंचाताना आता है, और उसी की वजह से ये सब हादसे, ये तमाशे हो रहे हैं, और उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अगर मैंने कहा ना, अगर ये विपक्ष का मामला होता तो अब तक तो जिम्मेदारी लेने को लेकर के हल्ला मच रहा होता, और कहा जाता कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। ये तमाम बातें हैं बुशरा जी, और ये जब तक मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इसको नहीं समझेगा, तब तक बातें ठीक नहीं होंगी। और जैसे आप और हम सवाल उठा रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जितने भी इस तरह के मीडिया के साथी हैं वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनका दबाव दिखता है, कहीं ना उस दबाव का असर दिखता है कि जो लोगों में एक लेवल पर जागरूकता आई है, लोगों में कहीं ना कहीं ये सवाल उठने शुरू हुए कि हाँ भाई ठीक है, ये वैकल्पिक बिल्कुल, जब मीडिया जो आप सवाल मीडिया उठा की रहा बात कर रहे हैं है, अमिताभ जी, तो मुझे मुझे याद आया कि एक चैनल है, उसका नाम मैं यहाँ पर नहीं लूंगी, और उनके एंकर जो हैं वो इंडिया वांट्स टू नो करके टेबल पीटते हैं। उनके चैनल में अगर आप थंबनेल जाकर देख लें तो वो आप मतलब आपको ये होगा कि तौबा कैसे है, कहाँ से आते हैं लोग, तौबा है, जिसमें तौबा, पुतिन की तस्वीर लगा तौबा। रखी है और जिसमें ट्रम्प की तस्वीर लगा रखी है, और बताया जा रहा है कि उन्होंने डुबकी लगाई है, आस्था की डुबकी, और न जाने हाँ, किन किन की तस्वीरें, डर गए ट्रम्प, और ये मतलब ऐसा लगता है कि ये लोग किस तरह से पत्रकारिता को गर्क में पहुंचा रहे हैं, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सवाल नहीं पूछता है, और ये इसी तरीके से बस अपने जेबें भर रहे हैं, और लोगों का किस तरह से नुकसान कर रहे हैं, इस लोकतंत्र का किस तरह से नुकसान कर रहे हैं, वो हमारे सबके सामने है। वक्त की कमी है, इसलिए माफ कीजिएगा रविंद्र जी, आपके दूसरे सवाल के लिए आपके पास में नहीं आई। अगली बार मैं आपके लिए ज्यादा टाइम में रखूंगी। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अमिताभ जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।